हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ तक किया था ना हमने, इवन दो। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अनीश, गजेंद्र, वंश, हनी सिंह, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। हमने इवन दो और इवन इफ कर रहे थे ना। इवन इफ और इवन दो दोनों का यूज कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में होता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इवन दो में एक्शन कंप्लीट है और इवन इफ में एक्शन कंप्लीट नहीं है। इवन इफ में अगर ऐसा होता है वाला सेंस है, और इवन दो में मतलब हो चुका है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ओके चलो, गुड मॉर्निंग। यहां तक हो गया था। अब आ जाओ, सबसे इवन दो कर लिया आपने, इवन इफ कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, जहां जहां पे मैंने नोट लिखा है ना, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से एरर्स आते हैं। वहां से एरर्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां जहां नोट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ नोट यहाँ लिखा था ना, हाँ यहाँ भी नोट लिखा है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब यहाँ से एरर्स आया हुआ है। स्टेनो एग्जाम में आया था, इवन दो भी लगा दिया था, इवन इफ भी लगा दिया था। जहाँ पे एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वहां पे इवन इफ लगाना, और जहाँ पे हो गया है इवन दो लगाना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब आ जाओ, कैसे कैसे एरर्स आता है। देखो, एक चीज ध्यान रखना है ना, ये एरर एग्जाम्स में बहुत आता है। जहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत है वहां पे कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है वहां प्रेपोजिशन लगा देंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट 3 क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही सब तो क्लियर किया ना। ओके, जहां प्रेपोजिशन की जरूरत है वहां कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है प्रेपोजिशन लगा देंगे। और सबको पता है प्रेपोजिशंस का काम क्या होता है। प्रेपोजिशंस का काम होता है रिलेट करना, संबंध बताना। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, और उस वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। और जो कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और कंजंक्शन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये हमने किया था। अब आपसे कोई पूछे ना, अगर आपसे कोई पूछे, आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो कि जैसे दो और ऑल दो दोनों सेम होता है। ओके, ऑल दो और दो, बोथ द वर्ड्स कन्वे द सेम मीनिंग। ऑल दो और दो के साथ यट लगता है, ये सब हम करेंगे, बाद में करेंगे। पहले आप ये वाला देखो, दो और ऑल दो, इसकी हिंदी अगर की जाए, ऑल दो और दो का मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। एंड द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड हिंदी यद्यपि ना, नेवर माइंड, you have to keep in mind कि the sentences having the words although or though, they are conjunctions of contrast. They are conjunctions of contrast means, मतलब although और though वाला sentence represents contrast. Whenever in a sentence you have the word although and though ना, तो इसका मतलब है ये opposite जाता है। opposite मतलब एक part positive जाता है और एक part negative जाएगा। ओके, एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट नेगेटिव। अब एग्जाम्स में क्या करते हैं ना, एक वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ। इसको मैं प्रेपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी आपको, बट यहाँ थोड़ा सा याद रखो। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दोनों का मतलब सेम है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, इन स्पाइट के साथ हम लोग इसको प्रेपोजिशन में डिटेल में पढ़ेंगे। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो अगर कोई पूछे कि इंस्पाइट और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, तो आप बोलोगे कि मैम ऑल्दो और दो वाला सेंटेंस भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है। ठीक है, इंस्पाइट और डिस्पाइट भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है। ऑल्दो और दो है,
जिसका मतलब हिंदी में यद्यपि होता है, ये भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है। इंस्पाइट और डिस्पाइट वाले सेंटेंस में भी एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव। दो और ऑल्दो में भी एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बस बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको हेल्प करेगा कि कहाँ इंस्पाइट लगाएं, कहाँ डिस्पाइट लगाएं। याद रखना है कि इंस्पाइट और डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, बट ऑल्दो कंजंक्शन होता है। तो अगर सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है और ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको डिसाइड करना ना, जहां प्रेपोजिशन की जरूरत है वहां इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट लगाना, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है दो या ऑल्दो लगा सकते हैं। ठीक है, दो या ऑल्दो लगा सकते हैं। इसको आप साइड में लिख लीजिए, या एक मिनट रुको, कहीं पे लिखा होगा मैंने शायद। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, दो और ऑल्दो कंजंक्शन होता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, सॉरी इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है, और ये प्रेपोजिशन होता है। ऐसा आप लिख सकते हो। दोनों में यही डिफरेंस है कि इंस्पाइट और डिस्पाइट, लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी तरह प्रेपोजिशन इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट भी प्रेपोजिशन है, कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे लिख लो। अब सेंटेंस देखिए, डैश इट रेन्ड हेवीली। पहले आप सेंटेंस पढ़ो, डैश ही रेन्ड हेवीली, भारी बारिश के बावजूद भी, यद्यपि बहुत तेज बारिश हुई, फिर भी उसने पार्टी को अटेंड कर लिया। जनरली क्या करते हैं, बारिश वगैरह में हम पार्टी अटेंड नहीं करते हैं, मतलब सिचुएशन विपरीत थी, बट फिर भी इसने पार्टी को अटेंड कर लिया। ठीक है, रेन्ड हेवीली, भारी बारिश हो रही थी, थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है, और उसके बावजूद भी पार्टी पे आ गया हो, पॉजिटिव जा रहा है। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट वाला है, और इन स्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्रास्ट बताता है। ठीक है, और ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है और ऑल्दो कंजंक्शन है। अब आपको देखना है कि हमें कहाँ कंजंक्शन यूज करना है, कहाँ प्रेपोजिशन यूज करना है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देखना, इट रेन्ड। रेन्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। वर्ब ने सदियों पहले एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, सब्जेक्ट वर्ब। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ का इट सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर हम प्रेपोजिशन लगाएंगे ना, तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। तो आप यहाँ पे प्रेपोजिशन ना लगा के कंजंक्शन लगाओ। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और क्लॉज के साथ तो हमें कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, कंजंक्शन चाहिए। जल्दी जल्दी कॉपी करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ओके, स्पीड बढ़ाइए ताकि हम जल्दी जल्दी हम लोग आगे आगे बढ़े। और भी सेंटेंसेस दे रही, अगर यही वाला सेंटेंस लिख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के साथ तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, हाँ अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, हेवी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, सेंटेंस के पहले वाले भाग में यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है। यहाँ तो एक ही क्लॉज है, इस साइड तो कोई क्लॉज है ही नहीं है। अगर कंजंक्शन होता तो, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है। तो यहाँ तो एक ही क्लॉज है और यहाँ तो दूसरा कोई क्लॉज है ही नहीं, इसका मतलब है हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ये नाउन है, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ, और हमें अगर ये कंजंक्शन लगाते तो यहाँ भी तो क्लॉज आना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज है तो यहाँ भी क्लॉज आना चाहिए। क्लॉज के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब इस साइड में होना जरूरी था ना, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए। इंस्पाइट ऑफ हेवी रेन, प्रेपोजिशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। यद्यपि वॉच महंगा था, फिर भी उसने खरीद लिया, ये भी तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। अब देखो कि क्या चाहिए हमें, अगेन देखो यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट है
और सब्जेक्ट के साथ वो एक वर्ब है ना, तो वर्ब के साथ तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, वर्ब के साथ सब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के साथ, ये तो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, हमें कंजंक्शन चाहिए। ऑल्दो कंजंक्शन हमेशा सब्जेक्ट वर्ब, देखो ये क्लॉज है और यहाँ आप बोलोगे मैम ये क्लॉज है, और कंजंक्शन का काम होता है दोनों क्लॉज को जोड़ना। दूसरा क्लॉज कहाँ है? दूसरा क्लॉज ये है ना, कॉमा के बाद सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे दो क्लॉज था और दोनों को ये कंजंक्शन ने जोड़ा, बट यहाँ पे दो क्लॉज नहीं था, यहाँ तो एक ही क्लॉज था, यहाँ पे कुछ जोड़ वोड़ नहीं रहा। वी वेंट आउट इन स्पाइट अच्छा, यहाँ तो दोनों हो सकता है, ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। भारी बारिश के बावजूद भी हम लोग बाहर गए, तो यहाँ पे द रेन नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन चाहिए ना, ये भी प्रेपोजिशन है, और दोनों कॉन्ट्रास्ट, दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। अगर एग्जाम में ऐसा होता ना, एक जगह इन स्पाइट ऑफ लगाते और एक जगह डिस्पाइट ऑफ लगा देते, तब हम डिस्पाइट को टिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के साथ आता है, बट यहाँ तो दोनों करेक्ट जाएगा, दोनों। यद्यपि उसके हस्बैंड को मूवी पसंद नहीं था, ठीक है, मूवी पसंद नहीं आया, बट आई एंजॉयड इट अ लॉट, हस्बैंड को नहीं पसंद आया बट उसको अच्छा लगा। फिर अगेन देखो, दोनों हो सकता है, हस्बैंड सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहाँ बस मेरे को ये बताना था ना, तो यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन तो ऑल्दो भी है और कंजंक्शन दो भी है, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है, हम दो के जगह ऑल्दो भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट। कॉपी करिए फटाफट। कॉपी करके डन बोलिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ऑफ रहेगा ना, तो नोट्स भी जल्दी जल्दी बनेगा। विकास, डाउट के लिए कैसे क्या कर रहे हो, मतलब क्रिएट कर रहा हूँ, बना कर देता हूँ। हाँ बना दो, कल दे देंगे हम लोग, कल दे देंगे। आप आज रेडी रखो, मैं बता दूँ। ये कि मैं आईडी क्रिएट करूंगा, उस पे ही सबको ईमेल करना है डाउट्स, और सिर्फ डाउट से ईमेल करना है, टेक्निकल वाला का नहीं बना, करेगा फिर ब्लॉक करना है। ठीक। ऑल्दो का इंग्लिश मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। चलो कुछ एग्जांपल्स का, हाँ एक चीज और बताना है, एक चीज और, दो और ऑल्दो से रिलेटेड लिख ही लेना है, ठीक है, वहां पे लिखो, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह आपको सब मिलेगा। अभी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया था ना, जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद मैंने सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लिया था, सैटरडे को 9:30 बजे, ठीक है, सैटरडे 9:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जहां पे करीब 65 क्वेश्चंस थे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसका पीडीएफ मैंने डाल दिया था, ठीक है, पीडीएफ मैंने डाल दिया था, और आपका डिस्कस करने के पहले ना मैं आपको पीडीएफ डाल देती हूँ और आपको टाइम देती हूँ, आंसर के साथ डालती हूँ, और आपको बोलती हूँ कि आप बना के रखना। नो डाउट आपके पास को आंसर भी दे देती हूँ, लेकिन सिर्फ आंसर देख लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, आपने खुद फील किया होगा कि आंसर देख लेने से नहीं होगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को सारा एक एक क्वेश्चंस को लाइव समझाऊंगी, तो समझाते समय कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी ना कि सिर्फ आंसर देख नहीं लेना है जब भी मैं डिस्कशन करवाऊं, क्योंकि वहां तो मैंने आंसर दे दिया, बट क्लास में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर करवाती हूँ। आपने कितना चीज देखा, इंटेंसिफायर वगैरह, तो काइंडली इसको देखिएगा। अब इस पीडीएफ को लेके तो इतने मेल आए हैं ना कि ये पीडीएफ कहाँ है, माय गॉड, इतने सारे मेल्स वगैरह आए कि मैम आप पीडीएफ कहाँ डालते हो।
पीडीएफ कहाँ डालते हैं, उन्हें पीडीएफ नहीं मिल रहा था, ठीक है, उन्हें पीडीएफ नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने अपनी टीम को बोला अपने टीम को बोला कि एक वीडियो बनाओ, ठीक है, एक वीडियो बनाओ और बताओ कि पीडीएफ्स कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वीडियो पीडीएफ्स कहाँ पे मिलते हैं। तो यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया है मैंने, जहाँ पर यूसी लाइव के, क्योंकि ये अभी लंबा चलने वाला है, अभी तो मैंने पहला पीडीएफ दिया, अभी तो कितने सारे पीडीएफ्स मिलेंगे और बार बार आप लोग परेशान करोगे पीडीएफ कहाँ मिलता है। तो एक यूट्यूब पे पीडीएफ बना के सॉरी वीडियो बना के डाल दिया गया है कि यूसी लाइव का पीडीएफ कहाँ मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे यूट्यूब तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसमें मैंने अपनी टीम को बोला है ना कि जहाँ लाइव बैचेस दिखा रहा है ना, ग्रामर, पता नहीं उन्होंने डाला है कि नहीं, ग्रामर का, वोकैब का, प्रैक्टिस का, जहाँ पे लाइव बैचेस दिखा रहा है, 3 दिखा रहा होगा, और मैंने बोला उसके नीचे एक वीडियो डाल दो, एक चौथा डाल दो वीडियो कि पीडीएफ्स वगैरह कहाँ मिलते हैं। ओके, पीडीएफ्स कहाँ मिलते हैं तो कर लेना, और सबका पीडीएफ वगैरह मिलेगा। और अभी मैंने उससे बात की है, वो एक ईमेल क्रिएट कर रहा है डाउट का ग्रुप नहीं, ये सब ग्रुप में आप लोग इतनी ज़्यादा बात करते हो ना, तो कि वो सब डाउट्स नीचे चला जा मतलब ऊपर चला जाता है, दिखता नहीं है। तो एक ईमेल आईडी क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे आप सिर्फ डाउट्स भेजोगे, और डाउट्स ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, सिर्फ पढ़ाई से, मैंने कुछ पढ़ाया आपको नहीं समझ में आया, या आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा, आज क्रिएट हो जाएगा, कल मैं आपको आईडी दे दूंगी, वहां पे आप अपने डाउट्स को भेजना, और सैटरडे को 11 बजे हम लोग डाउट्स करेंगे। लेकिन क्या बहुत सारे बच्चों को ना टेक्निकली क्लास में मेरे को क्लास नहीं दिख रहा है, कुछ टेक्निकल डाउट्स है तो काइंडली इसमें मत भेजिएगा, ब्लॉक हो जाइएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो इस पे भेजना है, hruclive@gmail.com, इस पे भेजना। इसमें ना सिर्फ पढ़ाई वाला भेजना, आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हो या कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह है या कुछ ऐसा है, ओके, जो इंग्लिश से रिलेटेड है, काइंडली वो इंग्लिश में मतलब वो क्या पैसेज जो भी है, इस पे टेक्निकल डाउट्स मतलब प्रॉब्लम्स भेजिएगा, ओके। तो ध्यान रखना है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट बॉक्स इसीलिए देखते रहती हूँ ना कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आ रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे ना टेक्निकल वाला मत भेजिएगा, मेरा वीडियो ये हो रहा है, मेरा वीडियो ये हो रहा है, सब इस पे भेजिएगा। तो चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, अब आओ पहला कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और बताना था आपको, और भी लिखो वहां पे, ठीक है, एक चीज और लिखो। अब देखो, ये सिंस वाला सेंटेंस है ना, सिंस का एक हिंदी होता है चूंकि, अभी मैं सिंस भी अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिंस कारण बताता है, कारण बताने वाला कंजंक्शन है, एज, सिंस और एज, अरे ये सब का मतलब होता है चूंकि। ये सिंस वाला सेंटेंस कभी भी कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, सिंस वाले सेंटेंस में, ऐसा वाला भी एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्स में कंजंक्शंस पूछने का आजकल तरीका ही अलग कर दिया है। पहले जमाने में आता था ना कि नीदर के साथ और लगा देते थे, हर बच्चे को पता है कि नीदर के साथ और नहीं लगता है, नॉर लगता है। अब ऐसा नहीं आता, अब तो पूरा कंजंक्शन ही गलत लगा देते हैं। ये देखो, सिंस वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, सिंस वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। ये ऑल्दो और दो की तरह नहीं है, ऑल्दो दो में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, बट इसमें दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। देखो यहाँ लिखा एज या सिंस, कुछ भी लगा दो, एज ही डिडंट वर्क, ही फेल्ड, और फिर मैंने लिखा एज या सिंस, दोनों सही है, since he worked, he succeeded, although he worked, he failed। सेंटेंस जरा ध्यान से देख, ऐसा वाला एग्जाम्स में एरर्स आता है। उसने कड़ी मेहनत, चूंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, ठीक है। उसने कड़ी मेहनत नहीं की, क्या है, नेगेटिव है, और वो फेल हो गया, नेगेटिव है। चूंकि उसने, दोनों करेक्ट है, एज और सिंस एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, एज और सिंस ही वर्कड, चूंकि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए सफल हो गया। कड़ी मेहनत की क्या है, पॉजिटिव,
और सफल हो गया, ये भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है ना कि एज और सिंस वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट नहीं बताता है। एज और सिंस आगे मैं आपको बताऊंगी, कारण बताने वाला सेंटेंस है, और उसमें दोनों, या तो सेंटेंस का दोनों भाग पॉजिटिव रहेगा या तो दोनों भाग नेगेटिव रहेगा। लेकिन ऑल्दो वाले में उसने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया। ऑल्दो वाले सेंटेंस में ना कॉन्ट्रास्ट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इससे कैसे क्वेश्चंस आया है बता रही हूँ। हाँ, तो आज परचेस किया है ना, पुराना वीडियोस देख लेना, आप लेट नहीं हो। एक सेंटेंस आया हुआ है, बता रही हूं, पहले आप इसको लिखो। सिंस और एज वाला सेंटेंस का दोनों भाग या तो पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव, बट ऑल्दो और दो वाला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख लिया। एक प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, लिख लिया है। ऐसा एक सेंटेंस मिलेगा आपको, सीपीओ में आया था। ऐसा एक आप चेक करोगे ना, प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा। सिंस इंटरलिंकिंग of rivers will help to solve the problem of drought, ABCD करके आया था। The government, थोड़ा लेंदी था। The government has not paid much, ये मुझे लग रहा है कुछ सीपीओ वगैरह का था। अटेंशन टू इट, एक ये सेंटेंस था। और एक प्रीवियस पेपर में कहीं पे मैंने बैंकिंग वगैरह में कहीं देखा था, बैंकिंग क्वेश्चन में, सिंस he did not finish, ये भी ध्यान रखना है। एक तो याद रखना है, दो और ऑल्दो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है, ठीक है। दो और ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है, बट इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, और दो और ऑल्दो कंजंक्शन है, बट दोनों यूज होता है कॉन्ट्रास्ट में ही। लेकिन सिंस और दो और ऑल्दो दोनों कंजंक्शन है, बट सिंस एंड एज का कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज नहीं होता है, बट दो और ऑल्दो का दोनों कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। सिंस ही डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट he was entrusted with a new one, ऐसा दोनों क्वेश्चन प्रीवियस पेपर। भाई दोनों क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ, सेंटेंस देखना, सेंटेंस देख लेना। सिंस इंटरलिंक, ये बोल रहे हैं चूंकि नदियों को अगर इंटरलिंक कर दिया जाता है, बहुत सारी नदियों को जोड़ दिया जाता है, तो इससे हम सूखे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो पानी की कमी हो जाती है और जो सूखा पड़ जाता है, अगर हम नदियों को इंटरलिंक करते हैं तो हम सूखे के ड्राउट के प्रॉब्लम से निजात तो पा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अटेंशन नहीं दिया। अब मेरे को बताओ कहाँ पे एरर। देखो यहाँ पे है ना, चूंकि सिंस अगर हम नदियों को जोड़ देते हैं तो हम सूखा से निजात पा सकते हैं, तो नदियों को जोड़ने से सूखा से निजात पाया जा सकता है, ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है, नेगेटिव। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, ओके। नदियों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम सूखे से निजात पा सकते हैं, बट इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। ऐसा थोड़ी जाएगा, चूंकि हम प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। सिंस हम तब लगाते हैं ना जब सेंटेंस ऐसा होता है, सिंस इसको करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना तब हम सिंस लगाते हैं, सिंस इसको करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, बट यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया है।
इसका मतलब ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में सिंस नहीं होगा। आप ऑल्दो या दो कुछ भी लगा दो। ऑल्दो, यद्यपि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट फिर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि मैम ऐसा कर सकते हैं ना कि सिंस को सिंस रखते हैं और इसी सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं। सिंस बाढ़ से निजात पाया जा सकता है नदियों को जोड़ के, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया है। हम नॉट भी तो हटा सकते हैं मैम, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आप नॉट हटाओगे ना तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। आपको एरर पता करना है। एरर पता करने के दौरान किसी भी हाल में सेंटेंस का मीनिंग थोड़ी बदल देना है। वाक्य में बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने अटेंशन नहीं दिया है, और आप बोलोगे कि नहीं नहीं गवर्नमेंट ने अटेंशन दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, वाक्य में बोल रहा है नहीं, ऐसा नॉट हटाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इसको बदलना। ओके, अब देखो सेंटेंस, सिंस ही डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, यद्यपि अपने ओल्ड लिख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड लिख, उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं कंप्लीट किया है, फिर भी उसको एक नया वाला प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल गई। एंट्रस्ट करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मिलना। देखो उसने अपना, अगर सिंस तब रहता ना जब हम ऐसा लिखते हैं कि उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए उसको नया वाला भी नहीं मिला। यद्यपि पुराना वाला नहीं खत्म किया फिर भी उसको नया मिल गया, तो ये भी सेंटेंस तो कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है ना, और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में दो और ऑल्दो का यूज कर देना। ओके, दो और ऑल्दो। तो सिंस और एज वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, बट ये सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में कहीं से सिंस और एज नहीं लगाते, दो और ऑल्दो लगाते। ओके, चलो ये भी हो गया। अगर मैं ऐसा लिख देती ऑल्दो she studied hard, she got good marks, तो यहाँ पे ऑल्दो का यूज गलत है। उसने कड़ी मेहनत की और उसको अच्छा नंबर मिला, दोनों पॉजिटिव है ना, कड़ी मेहनत की और अच्छा नंबर मिला, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ऑल्दो का यूज नहीं होगा। सिंस लगा दो या एज, चूंकि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए उसको अच्छा नंबर मिला। अगर ऐसा रहता उसने कड़ी मेहनत की फिर भी उसको अच्छा नंबर नहीं मिला, तब दो और ऑल्दो लगाते। ओके, आगे बढ़े। अभी इससे रिलेटेड ना, मतलब किसी भी कंजंक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्या क्या एरर आ सकता है, एक जगह पे सारा चीज आपको पढ़ लेना है। ओके, ये भी हो गया। दो और ऑल्दो से, अब दो और ऑल्दो से रिलेटेड और भी कुछ एरर्स आते हैं। ये देखो, अभी हम बात कर रहे हैं ना दो और ऑल्दो से, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा कि दो और ऑल्दो वाला का यूज, दो और ऑल्दो का यूज कैसा में होता है, ये कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, ठीक है, दो और ऑल्दो का। और एग्जाम में दो के जगह हो सकता है सिंस लगा दे, सिंस और एज का यूज ये कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इससे ये एरर आता है एग्जाम में, ऐसा पढ़िए ना जैसे एग्जाम में एरर्स किस तरह से आते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता। सिंस एंड एज वाले में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, और ऑल्दो और दो वाले में एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, ठीक है, ऐसा पढ़ा। फिर हमने और भी पढ़ा दो और ऑल्दो से रिलेटेड। एग्जाम में एरर ऐसा आता है कि जहां सिंस और एज की जरूरत है दो लगा देंगे, और जहां दो की जरूरत है सिंस और एज लगा देंगे। और एग्जाम में ऐसा भी एरर आता है कि जहां दो और प्रेपोजिशन की जगह कंजंक्शन लगा देंगे। दो और ऑल्दो भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, और इन स्पाइट ऑफ भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, ऐसा भी एरर आता है, खास करके फिलिप्स वगैरह में दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है। ये वाला तो ये तो थोड़ा अलग ही था, ये कॉन्ट्रास्ट बताता है बट ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बताता है, बट है तो दोनों कंजंक्शन ही। बट यहाँ पे दो और ऑल्दो ये तो दोनों कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि दो और ऑल्दो कंजंक्शन है
और इंस्पाइट प्रेपोजिशन है। अब आपको देखना है कि वाक्य में कहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत है और कहाँ कंजंक्शन की। और एक एरर और आता है दो और ऑल्दो के साथ, इसको हम फिर से इसको भी लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। इसके अलावा कोई दूसरा एरर आ ही नहीं सकता एग्जाम में, सब पढ़ लिया। एग्जाम में क्या करते हैं ना कि ये जो दो और ऑल्दो है, जैसे हम लोगों की हैबिट होती है ना, हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को हिंदी करते हैं, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दो और ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ऐसा लिखेंगे, हिंदी करेंगे। यद्यपि उसने कड़े, दो और ऑल्दो के साथ हम बट कंजंक्शन लगा देते, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में तो यही जाता है ना, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की बेचारा फेल हो गया। बट दो और ऑल्दो के साथ कभी भी बट कंजंक्शन नहीं आता है, लिख लीजिए, इससे ये भी एरर आता है। और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है। दो और ऑल्दो के साथ कभी भी बट कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, गलत है। दो और ऑल्दो के साथ हम हमेशा कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, येट। दो और ऑल्दो के साथ येट कंजंक्शन का यूज होता है। अरे दो और ऑल्दो और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ में प्रायोरिटी देने की बात थोड़ी है, दोनों सेम है। प्रायोरिटी तो तब दिया जाता है जब एक रॉन्ग हो। दो और ऑल्दो के साथ बट मत लगाना। दो और ऑल्दो के साथ अगर बट कंजंक्शन लगा है वो गलत है, उसकी जगह पे येट लगाना, येट। लेकिन येट तो लगाते हैं, बट कभी कभी दो और ऑल्दो के साथ वाक्य में, अब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो और ऑल्दो के साथ हमेशा येट ही आएगा। अगर बट लगा है ना तो उसको काटकर येट लगाना। बट कभी कभी हम दो और ऑल्दो के साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, उसकी जगह एक कॉमा भी लगा दिया। अगर कॉमा लगा है ना, ठीक है, दो और ऑल्दो के साथ हम कॉमा भी लगा देते। अगर वाक्य में वैसे बट दिया है तो काटकर येट लगाना, ठीक है। लेकिन अगर दो और ऑल्दो वाले सेंटेंस में ना बट दिया है ना येट दिया है, कॉमा भी लगा दिया है, वो भी सही है, वो भी सही है। और कभी कभी तो बगैर कॉमा का भी आ जाता है, वो भी सही है। अभी मैं लिख के बताती हूँ सब, पहले आप लिखो इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे हैं कि मैम बुक में तो लिखा हुआ होता है कि दो और ऑल्दो के साथ येट लगा हुआ है, मतलब कॉमा लगा हुआ है, और वो क्या करेंगे, कॉमा को काट कर येट करेंगे। क्योंकि हमने तो पढ़ा है दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं आता है, येट आता है, बट के पीछे पागल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी येट की जगह कॉमा भी लगा देते हैं, वो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। अगर एग्जाम में कॉमा नहीं भी लगाओ ना तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि कॉमा और फुल स्टॉप का एरर नहीं आता एग्जाम में। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वाला एरर, पंचुएशन का एरर को इग्नोर करना है। क्वेश्चंस दे रही, पहले इसको लिखिए। दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, बट लगाया हुआ तो उसको काट के येट लगाना। बट कभी कभी येट नहीं भी होता है, कॉमा भी होता है, वो भी सही है। अब देखो सेंटेंस लिख रही हूं, although he started early, but he reached late. Although he started early, he reached late. Although he started early, तीनों सेंटेंस देखना। देखो, यद्यपि उसने जल्दी स्टार्ट किया फिर भी लेट हो गया, तो कॉन्ट्रास्ट तो जा रहा है। उसने जल्दी स्टार्ट किया पॉजिटिव और लेट हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑल्दो गलत नहीं लगा है, ओके, ऑल्दो का यूज सही है। लेकिन ऑल्दो के साथ और दो के साथ बट तो नहीं लगाओगे ना,
ऑल्दो और दो के साथ कभी बट कंजंक्शन तो लगते ही नहीं है। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा येट कंजंक्शन लगता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ऑल्दो और दो के साथ हमेशा बट की जगह येट लगता है, लेकिन यहाँ पे बट वगैरह नहीं है ना। अगर बट आया है तो वो काट के येट होगा, बट कभी कभी येट तो लगता है, लेकिन हम कभी कभी ऑल्दो कंजंक्शन को बगैर येट का भी लगा देते। ठीक है, कॉमा भी डाल दिया तो वो भी सही है। अब ये मत समझना कि ये कॉमा को काट कर येट लगाएंगे, येट के जगह कॉमा भी डाल दिया फिर भी सही है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा भी हो जाता है ना, कुछ कॉमा वगैरह नहीं लगा होता है। ठीक है, अगर कॉमा नहीं भी लगा है ना तो कॉमा का एरर मत मान लेना। ये मत सोचना कि अच्छा ठीक है मैम ने बोला है कि ऑल्दो और दो के साथ येट नहीं लगता, लेकिन कॉमा तो चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो कॉमा वोमा नहीं लगा है तो आप कॉमा का एरर मान लोगे या येट लगाने लगोगे, ये भी सही। कभी कभी सेंटेंस आप देखोगे बगैर कॉमा वगैरह का भी ऑल्दो को स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कुछ एरर मानना मत। बस याद रखना कि अगर बट लगा है उसको काट कर येट करना, अदरवाइज कभी कभी बगैर येट का कॉमा लगा के या बगैर कॉमा का भी सही है। ओके, ये एसएससी ना अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया। अब देखो कल मेंस का आंसर की रिवाइज करके कितना अच्छा अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। वो एसएससी जो पिछले कई सालों तक इसको एरर मानता था, मोस्ट परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा, मोस्ट यूनिक नहीं होगा, जो हम टीचर्स भी क्लास में पढ़ाते हैं। और मार्केट में सारे बुक्स जो ग्रामर के अवेलेबल है, सारे बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा कि मोस्ट परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट इज परफेक्ट। मोस्ट यूनिक नहीं होता है, यूनिक इज यूनिक। तो एसएससी में मतलब शुरू से ही ऐसा वाला एरर बहुत सारा आया है। जैसे उसने मोस्ट यूनिवर्सल लगाया था। इस क्वेश्चन को बच्चों ने चैलेंज किया, क्योंकि बच्चों की क्या गलती है, जैसा बुक्स में लिखा है, जैसा हम टीचर्स पढ़ाते हैं, और आपने इसी पे बेस्ड पहले भी एरर पूछा है, और आपने पहले जो एरर पूछा है इस पे गलत माना है कि मोस्ट परफेक्ट के साथ मोस्ट नहीं होता है, और अब बोल रहे हो होता है। परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट भी हो सकता है। ये एसएससी ने ये क्वेश्चन ना मोस्ट यूनिक कम से कम प्रीवियस पेपर में 10-15 बार पूछा और एरर माना है। एरर माना है कि यूनिक यूनिक होता है उसके साथ मोस्ट। और अब कल जब आंसर की निकाला ना तो कहीं से ऑक्सफोर्ड का एक्सप्लेनेशन देते हुए बोल दिया कि इसको भी हम मान लेते। तो हम टीचर्स को भी ना अब थोड़ा सा ध्यान से, इनका मतलब क्या होता है, ये इनका जब मतलब होता है ये एरर को मान लेते हैं, जब नहीं मतलब होता है नहीं मानते हैं, और अपने बात को प्रूफ करने के लिए ना ऑक्सफोर्ड से उठा के ले आएंगे। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड या अमेरिकन उठा उठा के ले आते हैं, वहां ये बोल रहे हैं कि वो वहां पे परमिसिबल है। ठीक है, जब परमिसिबल हो तो फिर आप क्यों एरर मानते थे इतने सालों से, और अचानक आप इस साल नहीं मान रहे हो। तो हम टीचर्स को भी थोड़ा सा ध्यान से, मतलब सब जितना भी गलत आंसर था ना, सबका उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दे के प्रूफ कर दिया कि हम लोगों का आंसर सही था। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक तो बता दिया था कि जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो उसमें पढ़ाऊंगी, जैसे बच्चे रट रखे एल्डर, एल्डर अपने भाई बहन के बीच में होता है, और ओल्डर दोस्त से कंपैरिजन हो रहा है। अपने भाई बहन में बड़ा छोटा है तो एल्डर बड़ा है, आपसे एल्डर लगा देना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम अपने भाई बहन दोस्तों में दोनों को यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज पे थोड़ा हम टीचर्स को भी ध्यान रखना होगा। ओके, इतना दूर क्लियर है ना? दो और ऑल दो, दो और ऑल दो में ना बस एक छोटा सा डिफरेंस यही है, एज दो वर्ड होता है ना, एज दो का मतलब है जैसे कि। एज दो तो होता है बट एज ऑल दो नहीं होता है, ये एक फ्रेज है। ऐसी बातें करता है एज दो, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा विद्वान हो। तो एज ऑल दो नहीं होता है, एज दो होता है। बाकी एज अ कंजंक्शन दोनों सेम ही होता। ओके, एक चीज और बता देती हूँ कि मैम ऑल्दो और दो के साथ बट यूज नहीं होता है। ठीक है, बट यूज नहीं होता है, येट यूज होता है। ठीक है, ऑल्दो और दो के साथ हमेशा येट यूज होता है, लेकिन कभी कभी येट वर्ड ना बगैर ऑल्दो और दो के भी यूज हो सकता है। ऐसा लिखा मैंने, ही वर्कड हार्ड येट ही कुडंट सक्सीड। अब आप ये भी सोचोगे कि अरे दो यट अपने आप में अकेला कैसा आ गया, यट अकेले कैसे आ गया। यट को तो हमेशा ऑल्दो और दो के साथ आना चाहिए, लेकिन यट कभी कभी अकेले भी आ सकता है। ठीक है, ऑल्दो के साथ तो आता ही है, ठीक है, बट अकेले भी आ सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
ठीक है, आगे बढ़े। सिमरन कौर, ऑल्दो द सेंटेंस को आगे पढ़िए, छोटा छोटा सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो लेंदी सेंटेंस में होता है। ऑल्दो द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हैव हेल्प्ड टू सॉल्व। अब देखो उनका कहना है कि मैम आपने यहाँ पे ऑल्दो लगा दिया है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद नाउन कहाँ से होगा? ये देखो सेंटेंस में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंकिंग वाक्य का सब्जेक्ट है और हैव हेल्प्ड वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? आगे भी तो पढ़ोगे, बस इतना ही देख के थोड़ी छोड़ दोगे। ऑल्दो रिवर्स को इंटरलिंक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ प्रेपोजिशन थोड़ी आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लॉज है ना, वर्ब आया है। Yes, one more thing, the students they will have this in mind. कंजंक्शन के साथ हम सब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं ना, कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए और उसके बाद वर्ब चाहिए, और दिमाग में उनके वही आ रहा होगा कि मैम प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो भी तो नाउन होता है। यही आ रहा होगा उनके दिमाग में कि सब्जेक्ट, आपने बोला मैम कि कंजंक्शन के बाद क्लॉज आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब, और वो जो कंजंक्शन के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो भी तो नाउन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो भी तो नाउन है। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बोला है ना कि कंजंक्शन के बाद उस नाउन के साथ एक वर्ब भी तो आना चाहिए, तभी तो ये क्लॉज बनेगा। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद उस नाउन के साथ कोई वर्ब वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ नाउन एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो उसीलिए यहाँ पे सिर्फ नाउन ही नहीं है, द इंटरलिंक नाउन ही नहीं है, नाउन के साथ एक वर्ब भी है। ओके, तो यट अकेला भी आ सकता है, वैसे ऑल्दो के साथ तो आता ही है। चलो नेक्स्ट, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मुझे ऑप्शंस में मैंने डाल दिया है, बिकॉज क्या बताता है, कारण बताता है, और ऑल्दो और दो वाला सेंटेंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी ये मत समझना कि मैम अभी तो हमने ये सब पढ़ा ही नहीं है, मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ ना, फिर मैं कारण बताने वाला कंजंक्शन पढ़ाऊंगी, फिर मैं कंडीशन बताने वाला पढ़ाऊंगी। बट अभी ऑप्शन में आ गया है तो हम लोग देख लेते हैं। वेदर, वेदर हम कब यूज करते हैं? जब आपके मन में डाउट हो। ओके, आई डोंट नो वेदर पास होगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी, ठीक है। सब मैं अलग अलग पढ़ाऊंगी। अब मुझे बताओ क्या है? शी इज यंग, यंग है बट फिर भी इंडिपेंडेंट है। इतनी इतनी कम उम्र की है फिर भी इंडिपेंडेंट है, तो कुछ कारण और कंडीशन नहीं बता रहा है ना, सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट के लिए तो हम ऑल्दो का यूज करेंगे। ऑल्दो का यूज, दो और ऑल्दो दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है, दोनों यूज हो सकता है भाई। इंस्पाइट का तब यूज करेंगे जब नाउन के बाद कोई वर्ब ना हो। नेक्स्ट देखो, शी इज इंडस्ट्रियस, एल्स, एल्स का मतलब ना बताऊंगी, तो सब अलग अलग मैं पढ़ाऊंगी। वैसे एल्स का मतलब है अन्यथा, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ये एल्स वर्ड कंडीशन बताता है, ठीक है। सिंस वर्ड तो कारण बताता है, और एंड तो जोड़ता है। पहले देख लो आप, शी इज इंडस्ट्रियस डैश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन हर फील्ड। बताओ, वो इतनी इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती है, वो इतनी मेहनती है बट फिर भी उसको अपने क्षेत्र में पहचान नहीं मिली है, तो ये भी तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। और अकेला येट भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, ऑल्दो के साथ वाला येट तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, अकेला येट भी बताता है। नेक्स्ट, डैश ही हैड विजिटेड द प्लेस, ही हैड फ्यू टाइम्स, उसने इस जगह पे पहले भी विजिट किया है बट फिर भी उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, ही कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक। तो देख लो सेंटेंस,
ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और इवन इफ, अभी मैं कॉन्ट्रास्ट ही आपको पढ़ा रही हूँ, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और ये भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है। अब देखो, पढ़ा कुछ और रही हूं, उधर समुद्र मंथन का पीडीएफ, इसका पीडीएफ, यही सब पूछते रह जाते हो। को रिफ्रेश करती हूँ। बट आपके ऑप्शन में था कि बट हो सकता है, अपना दिमाग ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लगा रहे हो। बट आपके कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम बट लगा सकते, तो बट आपके, बट लग सकता है, बट आपके ऑप्शन में है नहीं ना, जबरदस्ती लगाओगे। येट भी लगा सकते हो, बट तो सब बच्चों को पता है कि बट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बट के अलावा येट भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। हाँ, तो ये देखो, यद्यपि वो कई बार उस जगह पे गया है, बट फिर भी उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो आप देखो कि दोनों कॉन्ट्रास्ट है। बट इवन इफ में ना, इवन इफ में एक्शन इनकम्प्लीट होता है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं है, वो ये कंप्लीट एक्शन है, पहले भी वहां कई बार जा चुका है। अगर इवन दो होता तो हो सकता था, लेकिन इवन इफ तो नहीं होगा, हम दो भी लगा सकते। ठीक है, तो अब मुझे एक बार बता दीजिए, ये क्लियर हो रहा है? ये अभी तक, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ठीक है, और शुरू में मैंने पहला दिन कॉन्ट्रास्ट में बहुत सारा कंजंक्शंस बताया था, नंदीलेस, नेवरदीलेस, ये सब कंजंक्शंस आपको बहुत सारा बताया था पहला दिन। एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बताना है, और साथ में एग्जाम्स में एरर कैसे कैसे आते हैं ना, वो भी। पहला दिन देखो, मैंने आपका शुरू किया था कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट वाले कंजंक्शन में ये सारे आते हैं। ठीक है, ये सारे आते हैं, हाउएवर, नेवरदीलेस, फिर भी, ये सारे, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब इन स्पाइट ऑफ बताया, ये सारे कंजंक्शंस कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, सारे कंजंक्शंस कॉन्ट्रास्ट आता है। फिर मैंने इसमें से आपका वर्ड्स चुनना शुरू किया, ये शुरू किया, ऑल्दो और दो से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या एरर्स आता है, ऑल्दो और दो के साथ बट नहीं आता, यट आया, ये बताया। फिर इवन दो और इवन इफ में कैसे कैसे एरर्स आता है वो बताया। यट उस दिन भी बताया था, एक यट एडवर्ब भी होता है, और एक यट और बट को हम अभी, उसने कड़ी मेहनत की बट फेल हो गया, उसने कड़ी मेहनत की यट फेल हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने सारे एग्जाम्स में कैसे कैसे एरर्स आते हैं। फिर मैंने आपको इसी से जुड़ते हुए सिंस पढ़ाया कि सिंस और एज वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है कि एग्जाम्स में ऐसे ही एरर आएगा कॉन्ट्रास्ट से। ठीक है, हमने लास्ट क्लास ही शुरू किया था, मैंने ये सब हमने कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन किया। अब आ जाओ, ओके, ये भी हो गया, कहाँ कंजंक्शन लगेगा, कहाँ प्रेपोजिशन लगेगा। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे कंजंक्शंस डिनोटिंग रीजन। ठीक है, उस समय मैंने एज और सिंस थोड़ा जोड़ दिया था, लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कंजंक्शंस है जो कारण बताता है, कारण बताने वाले। अब बोलोगे मैम सिंस तो टाइम भी बताता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था ना, जब सिंस टाइम, जैसे मैंने लिखा था ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, तो नो डाउट यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है, बट यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है ना, मंडे से एब्सेंट है। बट अभी तो हम प्रेपोजिशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज, सिंस, बिकॉज सब कारण बताता है, और रीजन बताने वाले कंजंक्शन है। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब है एज के जगह सिंस लगा सकते हो, सिंस के जगह एज लगा सकते हो, बिकॉज भी लगा सकते हो। कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है कि बिकॉज से वाक्य शुरू नहीं होता है, ऐसा नहीं पढ़ना है, बिकॉज से वाक्य शुरू होता है। ठीक है, कहीं बुक में पढ़ लोगे, पता चला कि वही लिख के आ गया, और उधर एसएससी ने कोई ऑक्सफोर्ड का एक्सप्लेनेशन कोट करते हुए बता दिया कि बिकॉज से वाक्य शुरू हो सकता है, तो ऐसा दिमाग मत लगाना।
कि बिकॉज हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आता है, बिकॉज से वाक्य के शुरू में नहीं हो सकता, आ सकता है, तो ऐसा दिमाग में कुछ रखना मत। हाँ, पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आता है बताती हूँ। देखो, बिकॉज भी कारण, एज भी कारण बताता है और सिंस भी कारण बताता है, और ये सारे कंजंक्शन है। वैसे सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, बट अभी हम इसको एज अ प्रेपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे। आई कुडेंट कंप्लीट द वर्क बिकॉज आई वॉज इल। यहाँ का बिकॉज क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है। और कैसे पता चला कि ये कंजंक्शन है? लिखते जाइए। कैसे पता चला? आई क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट। कुड नॉट कंप्लीट क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? ये जो मैंने फर्स्ट डे आपको इतना डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, और क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस पे ध्यान क्यों बहुत ज़्यादा दे रही थी? ताकि ये सब आपका आने वाले समय में ये सब जो मैं यूज़ करूँ ना, आपको दिक्कत ना हो। फिर देखो यहाँ पे सब्जेक्ट। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि क्लॉज होता क्या है। आप शुरू के 3 क्लासेस देखिए, क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब, पहले तो प्रूफ करना है ना कि बिकॉज कंजंक्शन है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये कंजंक्शन। बिकॉज कंजंक्शन है जो कि कारण बताता, कारण। चूंकि मैं पिछले 10 घंटे से गाड़ी चला रहा था, आई वॉज टायर्ड। देखो, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्लॉज है, ठीक है। और यहाँ भी आई वॉज टायर्ड सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्लॉज टायर्ड है, दोनों क्लॉज हो गया। और कारण बता रहा है ना, तो कारण बता रहा है तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। एस की जगह सिंस भी कर सकते हैं, सिंस की जगह एस। ये मत पूछना कि मैम अगर दोनों आ गया, दोनों नहीं आए, दोनों ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एस को आपने कंजंक्शन कैसे मान लिया? देखो, हमने एस से जोड़ा है। जैसे मैं लिखती हूँ ना, ऐसा लिखती ना, आई हैड बीन। एक मिनट रुको, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। जैसे मैंने लिखा आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours। मैं पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रही हूँ, फुल स्टॉप। और आई वॉज टायर्ड, ये 2 सेंटेंस, ठीक है, 2 सेंटेंस है। आई हैड बीन ड्राइविंग, मैं पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रही थी। आई वॉज टायर्ड, ये 2 सेंटेंस है। और कंजंक्शन का काम क्या होता है? 2 सेंटेंस को एक बना देना, जोड़ देना। कंजंक्शन का काम जोड़ना होता है। तो आप बोलोगे ना कि मैम किससे जोड़ा जाए, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि यहाँ पे कारण बता रहा है ना, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बता रहा है। आया मैं किस वजह से टायर्ड हो गया, मैं चूंकि गाड़ी चला रहा था, तो मैं इसको दोनों सेंटेंस को एक बना सकती हूँ। किससे? एज से या सिंस से। सिंस आई हैड बीन ड्राइविंग, क्योंकि आ रहा होगा दिमाग में कि मैम आपने इसको कंजंक्शन कैसे माना। आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours, आई वॉज टायर्ड। तो हमने इस वाक्य को किससे जोड़ा? हमने इस वाक्य को जोड़ा सिंस और एज से। जोड़ने के लिए हमने सिंस और एज कंजंक्शन का सहारा लिया। और सिर्फ इसी का क्यों लिया? क्योंकि हमें कारण बताना है ना, और कारण बताने के लिए एज, सिंस या बिकॉज भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज भी कर सकते हैं। ऐसा भी मैं लिख ऐसा कर सकती हूँ, आई हैड बीन, आई हैड सॉरी, ऐसा भी लिख सकती हूँ, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग। ऐसा भी बोल सकते 2 घंटे तक मैं थक गया था क्योंकि मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। तो हम एज से, सिंस से, बिकॉज से कारण बता सकते हैं। ये कारण बताने वाले 3 कंजंक्शन है, ठीक है। ओके, बिकॉज से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours, आई वॉज टायर्ड। बिकॉज शुरू में भी कर सकते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि बीच ही में करना, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours। बिकॉज भी लिख सकते हो, बिकॉज भी कर सकते हो। बिकॉज को हम शुरू बीच कहीं भी कर सकते हैं, एज सिंस को भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब एरर मत जाना एग्जाम में, नहीं तो फंस जाओगे। ये वाला आपका हो गया कारण बताने वाले कंजंक्शन। अब देखो इससे एरर कैसे आएगा। ये सब कंजंक्शन है ना जो आपका कारण बता रहा है। हाँ, अब आ जाओ
एरर कैसे कैसे आने वाला है। अब आप बोलोगे मैम बिकॉज, बिकॉज भी तो कारण बताता है, इससे एरर आएगा। ठीक है, बिकॉज भी तो कारण बताता है और बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, ये भी कारण बताता है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके साथ ऑफ लगा है ना, तो ये बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन नहीं लिखना क्योंकि दो वर्ड का है, तो इसको लिख लो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कोई पूछे कि बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है, तो बिकॉज कंजंक्शन है, कारण तो दोनों बता रहा है, ये कंजंक्शन है, बट बिकॉज ऑफ अकेला प्रेपोजिशन मत बोलना, अकेला ऑफ होता तो प्रेपोजिशन होता, बट ये दो वर्ड का है ना, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और उसी तरह ड्यू टू, ड्यू टू भी कारण बताता है, और ओइंग टू ये भी कारण बताता है, सबका, और ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो ये लिखिए, यहां से एरर्स आएगा। बिकॉज से भी हो सकता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी मिल जाएगा, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल डैश फुलिश, और एग्जाम में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड भी डाल देंगे और बट भी डाल देंगे, लेकिन ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है ना, सुंदर है बट मूर्ख है। ठीक है, सुंदर है लेकिन मूर्ख है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है ना, तो यहाँ पे बट लगाओ, बट बट बट। लेकिन अगर ऐसा रहता, दोनों पॉजिटिव रहता, शी इज ब्यूटीफुल डैश स्मार्ट, वो ब्यूटीफुल भी है और साथ में स्मार्ट भी है, तो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है ना, तो एंड लगा दो, एंड। लेकिन कॉन्ट्रास्ट जा रहा है तो बट लगा दो, है तो दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। हाँ, तो बिकॉज कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, और ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, तीनों का एक ही मतलब होता है। ये तीनों मिलके कारण बताता है और तीनों प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये तो सिर्फ प्रेपोजिशन है। अब आपको देखना है कहाँ पे प्रेपोजिशन लगेगा, कहाँ पे कंजंक्शन लगेगा। सेंटेंस देखो, डैश आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ्स, चूंकि मैं बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक बीमार था, मैंने अपना जॉब लूज कर दिया। अब देखो सेंटेंस, ये बिकॉज कंजंक्शन है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, कारण, तीनों कारण ही बता रहा है, तीनों रीजन डोनेट कर रहा है, बिकॉज ऑल द थ्री वर्ड्स दे आर, ऑल द थ्री ऑप्शंस दे आर डिनोटिंग रीजन, एंड यहाँ हमें रीजन ही चाहिए। बता रहे हो ना, मैं इल था इसीलिए तो मेरा जॉब चला गया, ऑल दीज आर words denoting reason, but these are prepositional phrases, and the first one is a conjunction. You have to decide whether in the blank we need a conjunction or we need a preposition. Just see, we have the word I is always used as a subject, और preposition के बाद we don't need a subject, preposition के बाद एक object आएगा। अगर ऐसा रहेगा ना, because of me, मेरी वजह से, तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं ड्यू टू मी, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, इसका मतलब है सब्जेक्ट के साथ तो प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे वर्ब भी है और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज आ रहा है, और क्लॉज तो हम कंजंक्शन के साथ लगा सकते। तो सेंटेंस हम बिकॉज से भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, उसी तरह बिकॉज ऑफ भी कहीं भी लगा दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज रेनिंग अगेन, हाँ अगेन बारिश हो रही है। अच्छा, ये वाला भी मैंने आपको चलो पढ़ाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब फिर भी इजी है। ये सिंस और सॉरी, सिंस और एज तो कारण बताता है, लेकिन यहाँ पे ना हम किसी इसलिए का मतलब है, सो का मतलब है इसलिए, यहाँ तो कर लोगे, चलो अभी मैंने सो पढ़ाया नहीं है, बट सेंटेंस देख के समझ सकते हो ना। इट इज, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना, ओके, किसी कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो सो लगाते हैं। देखो, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, चूंकि हमें पिकनिक कैंसिल करूंगा नहीं, बारिश हो रही है, तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्या हमने डिसाइड किया कि पिकनिक को कैंसिल कर देना, ये तो कर लो। कारण नहीं बता रहा है, ठीक है, कारण नहीं बता रहा है, यहाँ पे किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं।
आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ब्रेक ले लेता हूं। हाँ बताओ। देयरफॉर नहीं होगा, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, किसी जैसे सो और देयरफॉर जो है ना, ये किसी कंक्लूजन पे है। मैंने डिसाइड किया, यहां तो आप डिसीजन पहले ही ले लिए हो। ओके, यहां तो आप डिसीजन पहले ही ले चुके हो ना। अगर ऐसा रहता ना, सेंटेंस ऐसा रहता, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैं टायर्ड फील कर रहा था इसलिए सो आई डिसाइडेड। ठीक है, बाद में डिसीजन ले रहे हो ना, सो आई डिसाइडेड। अब मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा था, देयरफॉर आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे डिसाइड तो पहले ही कर लिया। ठीक है, आपने तो डिसाइड कर लिया, आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, कारण बाद में बता रहे हो, बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड। अभी बिकॉज ऑफ वाला होगा, वी वर लेट, हम लेट है क्योंकि लेट थे क्योंकि बारिश हुई, तो कारण बता रहा। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और क्लॉज के साथ हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, कंजंक्शन करें। अगर ये वाक्य ऐसा रहता ना, वी वर लेट, तब हम लगा सकते थे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ रेन। अब ये रेन यहाँ पे नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद कोई वर्ब वगैरह नहीं आ रहा है। यहाँ में कंजंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन होता तो दो क्लॉज को जोड़ता ना, वी वर लेट, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो यहाँ पे अगर कंजंक्शन के एक साइड में क्लॉज है तो दूसरे साइड में भी तो क्लॉज चाहिए था, बट यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए ना, वर्ब का तो कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया नाउन के रूप। कॉमा के बाद बिकॉज आ सकता है। ये पंचुएशन का एक क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आ जाओ, द मैच वॉज कैंसल्ड। देखो यहाँ पे तो दोनों हो सकता, मैच को कैंसिल किया गया खराब मौसम की वजह से, बैड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। वेदर यहाँ पे नाउन है, ये वाला मौसम वाला वेदर नाउन है। और बिकॉज नहीं चाहिए ना, कंजंक्शन तो नहीं चाहिए, कंजंक्शन होता तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए, बट दूसरे भाग में कोई भी वर्ब वगैरह नहीं है। यहाँ दोनों हो सकता, क्योंकि ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, दोनों प्रेपोजिशन है, और अभी हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन ही चाहिए, प्रेपोजिशन ही चाहिए। दोनों हो सकता है, ड्यू टू बैड वेदर या ओइंग टू बैड वेदर भी हो सकता है। ओइंग टू का मतलब भी होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ओइंग टू बैड वेदर, बैड वेदर के वजह से, ठीक है, नाउन आ रहा है। या ड्यू टू बैड वेदर, या बिकॉज ऑफ बैड वेदर, क्योंकि सबके बाद नाउन आ रहा है ना। अब ये मत सोचना एडजेक्टिव है मैम, तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन है ही ना, तो सबके साथ नाउन आ रहा है। नाउन आ रहा है तो प्रेपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन नहीं चाहिए। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, दोनों सही। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये तो कारण बताने वाला कंजंक्शन था। ठीक है, कारण बताने वाला कंजंक्शन अभी तो हमें बहुत डिटेल में करना है, पहले मुझे एक दो चीज और बता देना। ओके, ये वाला मैं सोच रही हूँ ना, ये इन ऑर्डर टू सो एज टू, इसको मैं बाद में करवाऊँ सो के साथ। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा है, पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ। अच्छा चलो, इसको आराम से करेंगे, सारा खेल तो कंजंक्शन का यहीं पे, इसको मैं फटाफट करवा देती हूँ, कोई बात नहीं, फिर से मैं सो दैट अलग से करवा दूंगी। ओके, ये जो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, वो कंजंक्शन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में ना, एक तो कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन से एरर आता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट वाला में आपने देखा है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया,
और एक सबसे ज्यादा एरर कंडीशन वाले में आता है, वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, ये वाला, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं पहले सोच रही हूँ ना कि मैं इसी को पहले पढ़ा देती हूँ। ठीक है, बस याद रखना है कि मुझे सो दैट भी पढ़ाना है, इसलिए ना कि ये कंजंक्शन जो है ना, इसको पूरा पढ़ाने में मुझे टाइम लगने वाला है। ठीक है, अगर मैं वो कंजंक्शन पढ़ा के ये पढ़ाऊंगी ना तो फिर बीच में रुक जाएगा, तो क्यों ना इस कंजंक्शन को ही पहले हम खत्म कर लें। ठीक है, फिर मैं इसको भी आपको बता दूंगी, नॉट टू वरी, बस याद रखना, छूटे ना, ये भी बता दूंगी, नॉट टू वरी। ठीक है, पहले ये लिख लो, कंडीशन वाला कर लेते हैं, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगी, बस याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने कॉन्ट्रास्ट वाला किया, वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट बताता है, फिर हमने क्या किया, वो कंजंक्शन जो कारण बताता है, और वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताएगा। अब यहाँ कंडीशन का मतलब ना वो मत समझ लेना पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, यहाँ कंडीशन का मतलब स्थिति वाला नहीं है। कंडीशनल वो कंजंक्शन जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं, वहां पे कंडीशन रखा जाता है, कंडीशन मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, ये मत समझना कि मैम ने पर्पस वाला उड़ा दिया, उड़ाया नहीं है, पहले मुझे ये पढ़ा लेने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, पहले तो बता दूं कि आखिर ये कंडीशन क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही विल कम एंड आई विल गो। ठीक है, ही विल कम एंड आई विल गो, वो आएगा मैं जाऊंगा, ये सेंटेंस कंडीशनल नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखती, इफ ही कम्स आई विल गो, ये सेंटेंस कंडीशनल हो गया। कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ना जहां पे एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, वो आएगा और मैं जाऊंगी, और यहाँ पे जब वो आएगा तब मैं जाऊंगी, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। मीन्स आई विल गो ऑन द कंडीशन, आई विल गो, मैं इसी शर्त पे जाऊंगी ना जब वो आएगा, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कैसे पता चल गया, देखो भाई, ड्यू टू एग्जाम्स में बहुत सारे बुक्स में लिख देंगे ना कि ड्यू टू नाउन को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वो सब नहीं पढ़ना है। जिस हिसाब से हमारा एसएससी आंसर तैयार कर रहा है ना, फंस जाओगे आप। ओके, कई बुक्स में, उसीलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया है, दोनों प्रेपोजिशन है, दोनों के बाद नाउन आ सकता है। क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर बच्चे मुझे भेजते हैं कि मैम इसको तो माना ही नहीं है। बस याद रखो, ड्यू टू भी प्रेपोजिशन है, ओइंग टू भी प्रेपोजिशन है, और दोनों के बाद नाउन आए। कल जिस हिसाब से आंसर की मेंस का रिलीज हुआ है, तो हमें क्या करना है ना कि स्ट्रिक्ट नहीं बनना है कि ये सिर्फ इसी में यूज होगा, ये ऐसे भी यूज हो सकता है। जैसे बुक्स में आपको मैं देख रही हूँ कि बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, और 10-15 मैं सेंटेंस उठा के दे दूंगी जो एसएससी में आया है जहां पे बिकॉज से वाक्य शुरू हुआ है। ओके, जहां पे बिकॉज से वाक्य शुरू हुआ है तो वैसा वैसा नहीं पढ़ना है। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। दूसरे शब्दों में कंडीशनल सेंटेंस में ना एक पार्ट डिपेंडेंट होता है। आपको मैंने बताया, एक पार्ट में डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक पार्ट में इंडिपेंडेंट होता है। इसको दो तीन कोई पूछे कि मैम कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे आश्रित होता है, जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। मैं तभी जाऊंगी ना, आई विल गो ऑन द कंडीशन की जब वो आए। देखो, इफ ही कम्स, वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगी, और वैसा भी कर सकते हो। यहाँ इफ जो है कंजंक्शन है, और कैसा वाला कंजंक्शन है, जो कंडीशन बता रहा है, इफ से शर्त रखी जा रही है। या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जहां पे एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। पहले मैं थोड़ा सा कंडीशन का आपको एग्जांपल दे देती, जैसे ये तो दे ही दिया, he will work, या ऐसा दे रही हूं, unless he works he will not succeed. Until
he comes, I will not go. कुछ के तो दिमाग में हो रहा होगा जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, मैम अनटिल अनलेस तो नेगेटिव होता है, आपने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया? यहाँ का नॉट सही है, कब नॉट होगा बताऊंगी उसमें। फिर तीसरा लिखा when he comes I will go. He will succeed provided he works. थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। in case it rains I will take an umbrella. पहले इस स्टेप में मेरे को बताना है ना कि आखिर कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूं। इफ वाला सेंटेंस भी कंडीशनल ही होता है। चलो भाई पहले देख लेते हैं यहाँ पे कंजंक्शन कौन है। यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्लॉज ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है अनलेस, तो अनलेस यहाँ पे कंजंक्शन है। यहाँ भी अनलेस और अनटिल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी है अनटिल, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ओके। और व्हेन ये भी कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, ये भी कंजंक्शन है। प्रोवाइडेड का दो मतलब होता है। एक प्रोवाइड करना मतलब किसी चीज को उपलब्ध करवाना, एक प्रोवाइडेड वर्ब होता है। देखो मैंने लिखा आई प्रोवाइडेड हिम विथ ऑल द नेसेसरी थिंग्स। मैंने उसको सारी नेसेसरी थिंग्स उपलब्ध करवाया। तो एक यहाँ का जो प्रोवाइडेड है ना, ये वर्ब है, ठीक है। आई ने, एक प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना, कोई भी सेवा वगैरह कोई उपलब्ध करवा रहे हो तो वहां का प्रोवाइडेड तो वर्ब हो गया। बट एक प्रोवाइडेड कंजंक्शन होता है, जहां प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते आप कड़ी मेहनत करोगे ना, तभी बशर्ते आप सफल तभी होगे, बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करोगे। तो यहाँ का प्रोवाइडेड वर्ब नहीं है, यहाँ का वर्ब तो ये है, विल सक्सीड वर्ब है और ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ का प्रोवाइडेड कंजंक्शन है, कंडीशन रख रहा है। और यहाँ इन केस, अगर, ये कंजंक्शन है। ये सारे कंजंक्शन से कंजंक्शंस, यहाँ प्रोवाइडेड वर्ब भी होता है। यहाँ प्रोवाइडेड में कोई शर्त नहीं रखा जा रहा है, यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब है उपलब्ध करवाना, ये वर्ब है। और यहाँ तो कंडीशन रखा जा रहा है। तो सारे कंजंक्शंस में कंडीशन बताया जा रहा है ना। ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन की वो वर्क करेगा। जब तक मेहनत नहीं करेगा सफल नहीं होगा, उसकी सफलता उसके मेहनत पे है। जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, ओके। मेरा जाना उसके आने पे आश्रित है। आई विल गो, मैं तभी जाऊंगा ना जब वो आएगा। मैं तभी सफल होऊंगा बशर्ते कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। अगर बारिश होती है तभी मैं अम्ब्रेला लूंगा। तो ऑल दीज आर क्या है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आता है तो सारे सबऑर्डिनेटिंग। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में भी क्या बताता है, अलग अलग कंडीशन वगैरह रखा जा रहा है, ओके। तो ऑल दीज आर कंडीशन बताने वाले, अभी डिटेल में करेंगे, सारे कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन से। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर में बहुत टाइम दे रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना है, मान के चलना है कि मैम इतने दिनों से पढ़ा रही है, वो इम्पोर्टेंट है और वहां से एरर्स आएगा ही आएगा। भाई हमें तो बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है ना, खुशी इस बात की है कि हमें तो भर भर के सिलेक्शंस मिल गए हैं स्टेनो में, ओके। 100+ क्रॉस हो गया है, मुझे लग रहा है 120+ सिलेक्शंस क्रॉस हो गया और स्टिल काउंटिंग। अभी भी हमारे पास स्टेनो के सिलेक्शंस आ ही रहे, धीरे 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 धीरे। तो थैंक यू सो मच, अपने सारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स के हार्डवर्क को सल्यूट करूंगी, थैंक यू बोलूंगी इतना सिलेक्शन देने के लिए। मैंने ये सोचा था कि चलो 80-90 मुझे मिल गया, मैं खुश थी। बट
पिछले वीक में ही हम लोग का 100 तो क्रॉस हो गया था, और इधर 4-5 दिन में हमें 3-4 दिन में और 20 सिलेक्शन मिल गया, 120 सिलेक्शन है। तो स्टेनो असली खेल मैथ्स का है, सॉरी असली खेल इंग्लिश का है। मैथ्स वाले टीचर तो साइलेंट बैठे हुए हैं, वो यूपी कांस्टेबल एग्जाम्स में बिजी है, यूपी एग्जाम्स में बिजी है। ओके तो बता दिया कि कंडीशंस बताने वाले, अभी तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। वैसे अनलेस भी होता है, ठीक है, इफ भी होता है। इफ मतलब अगर, लेस्ट का मतलब लिख लो, लेस्ट से भी बहुत एरर्स आएगा। मैं अभी ये सारे वर्ड्स जो कंडीशन बताता है ये आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इससे एरर कैसे कैसे आएगा बता रही हूँ। लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, अदरवाइज, और अदरवाइज का मतलब तो अदरवाइज होता ही है, अन्यथा। और एल्स का मतलब भी होता है अन्यथा। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये तीनों सेम होता है, लेस्ट इज इक्वल टू, तीनों का मतलब सेम है, अदरवाइज इज इक्वल टू एल्स। एल्स, अब आप बोलोगे कि मैम एल्स का तो एक और मतलब होता है, somebody के साथ भी लगाते हैं ना, somebody's एल्स पर्स was stolen, वहां का एल्स प्रोनाउन है, ठीक है। किसी और somebody else, किसी और की पर्स चोरी हो गई है, तो वहां एल्स, यहाँ का एल्स कंजंक्शन थोड़ी है, यहाँ का एल्स कंजंक्शन नहीं है। किसी चीज को somebody's else पर्स, किसी और का पर्स चोरी हो गया, तो यहाँ का जो एल्स है ना ये कंजंक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे एल्स को कंजंक्शन का काम करवाऊँ, ठीक है। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओ। तो ये तीनों जो कंजंक्शन है ना, लेस्ट, अदरवाइज और एल्स, तीनों का मतलब होता है अन्यथा, जो कंडीशन रखता है, ठीक है, कंडीशन रखता है। प्रोवाइडेड बता ही दिया, बशर्ते, इन केस, अगर, सपोजिंग या ओनली इफ, ये सब कंडीशन बताने वाले। ये सारे वर्ड्स, ये सारे कंजंक्शंस, ये सारे कंजंक्शंस अगर पूछा कि ये किस टाइप ऑफ कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक है, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। और ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हुए क्या बताता है, कंडीशन रखा जाता है। ये सब कंजंक्शन का यूज करते हैं वाक्य में कंडीशन रखने के लिए। अरे सीजीएल का तो और भी ज्यादा सिलेक्शन आता है, सीजीएल का पिछले बार तो बहुत वैकेंसीज था, पिछले बार तो हम लोगों ने 1400-1500 का सारा सिलेक्शन किया। लेकिन देखो सीजीएल के सिलेक्शन में ना सारे टीचर का हाथ है, सारे टीचर का हाथ है। मैथ्स के टीचर का भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर का है। लेकिन थोड़ा सा स्टेनो वाले में थोड़ा सा इंग्लिश टीचर का रोल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टेनो में 100 मार्क्स का इंग्लिश है। स्टेनो में तो किसी हाल में इंग्लिश, और बहुत ज़्यादा खुशी मुझे ना, अंदर से खुशी इस बात की है ना, मतलब स्टेनो में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है ना, मतलब सब 80 प्लस पे है, 80 प्लस पे है। और यही मुझे चाहिए था। मैं क्लास में अक्सर बोलती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट, वैसे बच्चे हमारे 93 लाए हैं, 95 भी लाए हैं, लेकिन आपके बैच में 2-4 बच्चा 93-95 ले आया ना, तो मुझे खुशी उस बात की नहीं है। अरे 2-4 बच्चा तो चलो आउटस्टैंडिंग होता ही है, ले ही आया। मैं हमेशा से विश कर रही थी ना कि मेरे को 90 प्लस वाले कम ही मिले, बट मेरे को ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे एवरेज 80 से ऊपर मिले, और ये बच्चों ने मेरा विश पूरा कर दिया। जिससे मैं पूछ रही थी 82, 83, 87, 89, मतलब सबका है, सबका 95, 93 नहीं आ जाएगा ना, बट एवरेज 80 प्लस होना चाहिए बच्चों। होगा सिलेक्शंस होगा। तो चलो एक बार आप देख लेते हैं, बता दिया ये सारे कंजंक्शंस आपके कंडीशन बताते हैं, ठीक है, कंडीशन बताते हैं सबसे पहले। हाँ देखो, ये देखो, इन केस, ये सब आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा ही है। इन केस कंजंक्शन है, बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगी, मैं इसी छत पे अम्ब्रेला लूंगी ना जब बारिश होगी। सपोजिंग मतलब अगर, ये भी कंजंक्शन ही है। अगर आप लेट हो जाते हो ना, यहाँ सपोजिंग को वर्ब मत मानना, कंजंक्शन है। अगर आप लेट हो जाते हो तो मैं आपका काम कर दूंगी। आई विल सक्सीड, ही विल सक्सीड, बशर्ते कि वो कड़ी मेहनत करे। अच्छी तरह चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओगे, ये भी कंजंक्शन, ठीक है। बस
कंडीशन वाले कंजंक्शन क्या होता है ये बता रही हूँ। अब चलो अलग अलग करते हैं। कंजंक्शन टाइम लेने वाला चैप्टर है। जब आप क्लोस्टेस वगैरह बनाना शुरू करेंगे तब आपको मजा आएगा कि अच्छा किया मैम, कंजंक्शन पहले पढ़ा दिया। अब आ जाओ। हाँ, आई विल हैव टू फिल द फॉर्म टुमारो। एक और एग्जाम्पल है, अन्यथा मुझे फॉर्म को फिल करना होगा, अन्यथा मेरे को एग्जाम देने नहीं मिलेगा। आप अदरवाइज भी लगा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज भी लगा सकते हो, सही है। बट हम लेस्ट नहीं लगा सकते। लेस्ट के साथ बताऊंगी लेस्ट क्यों नहीं लगा सकते। आप बोलोगे ना कि मैम अभी तो आपने बोला एल्स इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू लेस्ट। लेस्ट नहीं ये दोनों तो लग सकता है, ये नहीं लग सकता। अभी बताऊंगी, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। लिख लिया, सॉरी। हाँ, पहले मैं लेस्ट वाला कर दूं, पहले ना मैं इसको डील कर देती हूँ, ठीक है। आपने ये लिख लिया है ना, एक मिनट, ये वाला सबने लिख लिया, एक बार बताओ। ये सबने लिख लिया है कंजंक्शंस डिनोटिंग कंडीशन, वो कंजंक्शंस जो कंडीशन बताते हैं, उसमें ये सब लिख लीजिए फटाफट। अरे मैंने थोड़ा थोड़ा सबका एग्जाम्पल दे दिया है, अब डिटेल में करेंगे ना कैसे कैसे एरर्स आता है। बुक थोड़ी है, टीचर का काम होता है ना आपके काम को आसान करना। अब डिटेल में थोड़ी ऊपर से नीचे तक छाप दिया। टीचर का काम होता है बच्चों का काम इजी करना, समंदर में से बताना कहाँ कहाँ से एरर्स आएगा। नहीं नहीं, मैं स्टेनो नहीं जानती हूँ। क्या आप स्टेनो में जानते? बस मुझे पता है इस डॉट का मतलब इज होता है, ऐसा कुछ है, हल्का सा डॉट का मतलब इज होता है। ये स्टूडेंट्स ने लिख लिया। और आप अगर यहाँ से एग्जाम्पल लिख लिया है ना, तो फिर ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बात तो वही है। लिख लिया है ये भी, कहीं से भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। आज आपका आफ्टरनून में 1 बजे वाला जो क्लास है वो टेंस का है, टेंस का प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो जो बच्चे प्रैक्टिस बैच करते हैं ना, क्योंकि बिगनर्स को मैंने मना किया है, बिगनर्स वाले स्टूडेंट जिस दिन प्रैक्टिस बैच होगा उस दिन मतलब ग्रामर के प्रैक्टिस के दिन नहीं आएंगे। आज ग्रामर और वोकैब का प्रैक्टिस है, आज आप नहीं आओगे क्योंकि अभी आपका ग्रामर का सिलेबस खत्म नहीं हुआ। और वोकैब तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग समुद्र मंथन बैच देख रहे हो, ओके। और न्यू वाले स्टूडेंट्स कल मैं क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, कल मैं पैसेज करवाऊंगी, कल PQRS करवाऊंगी, तो न्यू वाले स्टूडेंट्स आएंगे। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ना, मेरे बैच में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई बैरियर नहीं है। आप खुद देख रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में सब क्वालिफाई कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम से भी ज़्यादा रेशियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के इंग्लिश में अच्छा नंबर लाने का रेशियो हो गया। चलो ये हो गया, अब मैं पहले इसको करके ख़त्म करती हूँ, ओके। अनटिल और अनलेस कल करेंगे, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले ये कर लेती हूँ। अब बोलोगे मैम लेस्ट, इसको लीस्ट मत समझना। एक होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम। जैसे आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा ना, लिटिल, लिटिल का मतलब है थोड़ा, लेस का मतलब है दो के बीच में कम, और लीस्ट इज बहुत कम। तो ये जो लीस्ट है ये एडजेक्टिव होता है, ओके। लीस्ट नॉलेज, बहुत कम नॉलेज, ये एडजेक्टिव है। बट हम लीस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेस्ट। और ये जो लेस्ट है ये भी कंजंक्शन, ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। और एक एल्स वर्ड होता है, ये भी कंजंक्शन ही है। और अभी क्या बताया था, अदरवाइज, ये भी कंजंक्शन। और ये कौन वाला कंजंक्शन है, वहां पे कंडीशन रखी जा रही, कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओगे। तो ये सब कंजंक्शंस है और ये सारे कंडीशन बता रहे, ओके। हाँ,
11:25 से प्रैक्टिस डाल दिया है। प्रैक्टिस बैच 1 बजे से होगा, 11:25 से डाला है। प्रैक्टिस बैच 1 बजे से है, 1 बजे। तो सारा कंडीशन बताता है, लेकिन ये जो है ना ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब एक की जगह दूसरा लगा सकते हो, एक के बदले दूसरा लगा सकते हो। जैसे ये सेंटेंस देखो, ये मैंने लिखा वर्क हार्ड otherwise you will fail। और फिर लिखा मैंने वर्क हार्ड else you will fail। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो कंडीशन रखा जा रहा है, else कंडीशन एक चेतावनी के रूप में कंडीशन रखी जा रही है। तो यहाँ भी अदरवाइज, और दोनों करेक्ट है। इसीलिए मैंने लिखा कि एल्स के जगह अदरवाइज लगा सकते हो, अदरवाइज की जगह एल्स लगा सकते हो। दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। लेकिन आप बोलोगे जब दोनों करेक्ट है तो मैम लेस्ट क्यों नहीं लगा सकते? ओके, हम लेस्ट नहीं लगाएंगे, अभी मैं लेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। आप बोलोगे कि मैम लेस्ट भी तो लगा सकते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। जब तीनों का मतलब एक ही है तो हम तीनों लगा सकते हैं। यही दो करेक्ट क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, अभी मैं आपको बताऊंगी। जो लेस्ट वर्ड होता है ना, लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा शुड मॉडल आता है, ठीक है। लेस्ट वर्ड अपने साथ विल नहीं लेता है। अदरवाइज के साथ विल लगा सकते हो, एल्स के साथ विल लगा सकते हो, बट अभी मैं पढ़ाती हूँ। ये जो लेस्ट वर्ड है हमेशा अपने साथ शुड लेता है, विल नहीं लेता है। इसीलिए इन दोनों में लेस्ट नहीं लग सकता, विल के साथ लेस मत लगाना। अभी हम लेस के बारे में बता रहे हैं। कॉपी में अगर लिख लिख के करोगे ना आप सागर, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन लेके मेरे पास आते हैं वो समुद्र मंथन का नोट्स लेके आते हैं। जो बच्चा अगर समुद्र मंथन को कॉपी में लिख रहा है ना, मतलब उसका काम 80% पहली बार में आसान हो जाएगा। पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ा सा शुरू में मेहनत होता है, लिख लिख के करोगे ना तो आपका 20-30% ना लिखते समय ही याद हो जाता है, ठीक है। लिख लिख के करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, फिर दोबारा अपना लिखा हुआ चीज को रिवाइज करने में मजा भी आता है। और दूसरा एक काम और होगा, क्योंकि जो स्पेलिंग एरर का जो एग्जाम में आता है, ठीक है, वो तो इसी को लिख 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 के करोगे ना तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग से करने की जरूरत ही नहीं। क्या है, हम लोग भी आपको खुश कर देंगे पढ़ के। हाँ, तो मैं तो उसी चीज का वेट कर रही हूँ उसी चीज का वेट कर रही हूँ। नीड भर भर के सिलेक्शंस। अभी मैं टाइम हो गया है ना, टाइम हो गया। लेस के साथ ना बहुत डिटेल में बताना नहीं, लेस के साथ शुड फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास बता दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास बता दूंगी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। ये दोनों तो एक के बदले दूसरा लगा सकते हो, एल्स भी लगा है तो सही है, अदरवाइज भी लगा है तो सही, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। लेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। ओके, ये लेस्ट वर्ड बस इतना लिख लो, इतना लिख लो। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, इतना लिख के रखो, कल आती हूं तो फिर इसको समझा। लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड मॉडल लेगा। दूसरा लिखो, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कभी भी मैं लिखूं ना कि ये वर्ड नेगेटिव है, लेस्ट अपने आप में, आप बोलोगे मैम नेगेटिव वर्ड तो नो, नॉट, नेवर नेगेटिव होता है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नो, नॉट नहीं होता है बट फिर भी वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है लेस्ट के साथ नो यूज ऑफ नॉट। ये लिख लो, ये भी एग्जाम में आता है। या तो शुड वाला एरर देंगे। और तीसरा एरर जो कि मैं फिर से आपको टेंस में भी पढ़ाऊंगी, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ। देखो, आप बोलोगे ना कि मैम आप यहाँ पे कंजंक्शन पढ़ा रहे हो तो फिर टेंस का की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमेशा चीजों को कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। मैं लेस्ट को फिर से आपको टेंस में भी पढ़ाऊंगी,
टेंस में मैं क्या पढ़ाऊंगी? टेंस में मैं पढ़ाऊंगी ना जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट लेता है, और लेस से भी तो सेंटेंस कंडीशनल ही बनता है। तो ये तीनों आप लिख के रखिए, कल हम मिलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बताना है कि लेस के साथ हमेशा शुड आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि शुड नहीं भी आता, जैसे ऑल्दो और दो के साथ बट नहीं आता, यट आता है, जैसे कभी कभी यट नहीं आता है, कॉमा आ जाता है, उसी तरह लेस के साथ शुड आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। कल पढ़ेंगे कब नहीं आता, तीनों को डिस्कस करेंगे, ओके? क्योंकि अब आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन हम लोग की यूट्यूब क्लास भी है। फिर यूट्यूब क्लास में आज एम वाले वर्ड्स करें बहुत तेजी से। मैं इस बार ABCDEFGHIJKLM बहुत तेजी से मैं इडियम्स में मूव कर रही हूँ, एम वाले वर्ड्स करने वाले। और 1 बजे आपका ग्रामर का बैच, मतलब ग्रामर का प्रैक्टिस है। नए वाले बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है? जो हमारे नए वाले मतलब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बिगनर है, जो बच्चा वोकैब में समंदर मंथन नहीं किया है, वो ग्रामर वाले दिन नहीं आएगा। आप एक बार देख लेना कि 1 बजे वाली क्लास आज किस पे है। जैसे आज 1 बजे वाला क्लास टेंस पे है तो मत आना, लेकिन कल 1 बजे वाला क्लास में देखना क्लोज टेस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जब जब प्रैक्टिस बैच 1 बजे वाले बैच में क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज लिखा हुआ मिले, आ जाना है। कुछ नहीं भी आता है, आ जाना है, एक दिन आप मेरे से भी आगे निकल जाओ, ओके? आज EDMs होगा और मैं अभी विकास से बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हेमा, आपकी आज पहली क्लास थी ना, तो आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हेमा आप क्या करो, मैं एग्री करती हूँ, ओके? एग्री करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहला क्लास में आपको सब समझ में आ जाएगा, उसीलिए आप एक बार क्या करो हेमा, ये जो मैं क्लॉज वगैरह यूज कर रही हूँ ना, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या करिए कि पिछले मंडे को ये बैच शुरू हुआ था, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे तो छुट्टी थी, थर्सडे, ये तीनों का बैच देखिए, ठीक है? ये तीनों बैच देखिए, फ्राइडे का भी, मतलब जो छूटा हुआ है उसको कर लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। तो चलो एंड करते हैं, कल मिलेंगे। 1 बजे भी बच्चे आएंगे प्रैक्टिस वाले,